नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम अपने एमपीपीएससी और यूपीपीएससी के मेंस को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए तथ्यों की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि 1861 के बारे में कुछ जरूरी बातें कि उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अधिकतर आईएमपी हैं, और हम बात करें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, सारे तथ्यों के बारे में हम बारीकी से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कोई भी तथ्य ना छूटे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 1892 भारतवर्ष अधिनियम को जानने से पहले आप लोगों को जरूरी है कि आप पुराने वीडियो को देखें जाके, क्योंकि हम लिंक बाय लिंक जोड़ते हुए चल रहे हैं। हम डायरेक्ट यदि हम सोचें कि 1892 भारतवर्ष अधिनियम को समझ लें तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें लिंक टू लिंक जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, तो 1892 भारतवर्ष अधिनियम के बारे में हम जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है कि 1861 के एक्ट में क्या कहा गया था। तो दोस्तों, 1861 के जो एक्ट में जो बातें कही गई थी प्रमुख, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1861 में कुछ बातें कही गई थी। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। हाल ही में 1861 में एक बातें की गई थी। सबसे पहले सीएलसी के बारे में ही बात करना था अपन को कि सीएलसी केंद्रीय विधान परिषद के बारे में हमने क्या बात कही गई थी। ठीक है, तो सीएलसी में हमने देखा था कि एक सदन था, लेकिन एक सदन क्या करता था, एक कानून बनाता था और एक उसको क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था, मतलब उसको लागू करता था। ठीक है, तो लागू का तो हमें पता है कि गवर्नर जनरल रहता था, मुख्य सेनापति रहता था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद रहती थी, मतलब कुल मिला के 6 सदस्य रहते थे उसको लागू करने के लिए। लेकिन कानून कौन बनाता था? कानून बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में 12 सदस्य होते थे। कितने? 12 सदस्य होते थे। जब अपन ने सबसे पहले सीएलसी का अपन को कहाँ मिलता है उल्लेख, तो 1853 के चार्टर एक्ट में अपन को उसका उल्लेख मिलता है। 1853 के चार्टर एक्ट में उसका अपन को उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सीएलसी में हमने 1861 के एक्ट में क्या कर दिया गया था, इसमें जो अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति हो रही थी 6, अब उन्हें 1861 में बढ़ा के 6 से कितना कर दिया गया था, 12 कर दिया गया था। मतलब ये बोल दिया गया था कि मिनिमम 6 हो सकती है और अधिकतम उसमें जो संख्या है, सदस्य संख्या, वो कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। हमने 1861 में पढ़ा था कि बंबई एवं मद्रास को कुछ अतिरिक्त भार जो उनको स्वायत्त प्रदान कर दिया गया था कि वो कुछ वित्त संबंधी अपने निर्णय ले सकते हैं। तो ये हमने कुछ बातें दी गई थी 1861 में। तो सबसे प्रमुख बात क्या थी कि जो सीएलसी में जो अन्य सदस्य थे वो मिनिमम 6 और अधिकतम 12 कर दिए गए थे 1860। अब हम इसी को लिंक को आगे जोड़ते हुए अब हम चलते हैं 1892 के चार्टर एक्ट, वो भारत शासन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, सीएलसी से रिलेटेड होगा। पहला पॉइंट किससे होगा, सीएलसी से रिलेटेड होगा, केंद्रीय विधान परिषद से रिलेटेड होगा। हमने जाना कि 1861 के चार्टर एक्ट में, 1861 के भारत शासन अधिनियम में पहला जो पॉइंट था वो यही था कि जो सीएलसी के जो सदस्य हैं, वायसराय परिषद अलग है, सीएलसी के जो सदस्य हैं उनकी जो मिनिमम सदस्य संख्या जो अन्य की जो थी वो 6 से 12 कर दी गई थी। इसमें वही संख्या को मिनिमम 10 कर दिया गया था और अधिकतम 16 कर दिया गया था। अधिकतम कितना कर दिया गया था, 16 कर दिया गया था। इस बात को अपन को समझना पड़ेगा कि सीएलसी के जो अन्य सदस्य हैं, इस चीज को याद रखना, ये अन्य सदस्यों के बारे में हमने क्या करी है, बात की है। जो अन्य सदस्य थे उनके बारे में हमने बात की है कि जो अन्य सदस्य थे वो मिनिमम 10 हो चुके थे और अधिकतम कितने कर दिए, उन्होंने 16 कर दिए। हम बात करते हैं कि उनके जो खुद के सदस्य थे, जैसे कि भारत का वायसराय रहता था, वायसराय की परिषद रहती थी, मुख्य सेनापति रहता था, एक अपन को पता है कि वित्त मंत्री और मिल गया था अपन को 1861 के विधि मंत्री, तो हमने उसके बारे में बात कर लिया। तो इस एक्ट में जो 7 सदस्य थे अब उनकी जगह बढ़ा के कितने कर दिए गए, 9 सदस्य कर दिए गए उनकी परिषद में। तो उनकी परिषद में 9 सदस्य कर दिए गए और सीएलसी के जो अन्य सदस्य थे उसमें 10 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 16 कर दिए गए। मतलब 10 से 16 के बीच में आप सदस्य रख सकते हो। तो हम यदि बात करें तो इस प्रकार से उस संसद में या फिर उस सदन में टोटल सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी, अब हो सकती थी 16 9 25। अब टोटल मिला के जो सदस्य संख्या थी वो कितनी हो सकती थी, 25 हो सकती थी। इस बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या सदन का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। तो प्रमुख पॉइंट इसमें याद रखना कि सीएलसी के इस अधिनियम में, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सीएलसी की मुख्य बात ये थी कि जो अन्य सदस्य थे अब उनको मिनिमम 10 कर दिया गया और अधिकतम कितना कर दिया गया, 16 कर दिया गया। ठीक है,
और जो बाकी जो परिषद थी उसमें 7 की जगह अधिकतम सदस्य कितने कर दिए गए, 9 कर दिए गए। तो टोटल मिला के अब हमारे सदन में कितने लोग कानून बनाएंगे, 25 लोग कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूट कितने लोग करेंगे, वही 6 लोग। हमने आपको बताया था कि एग्जीक्यूट वही अपने वायसराय परिषद और मुख्य सेनापति, तो 6 सदस्य हो गए थे उस टाइम पे। अब थोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है, जो 9 हो गए थे ये भी वापस इसी में पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये सारे लोग इसमें पहुंच जाएंगे, ठीक है, जितने भी जो एग्जीक्यूट करेंगे वो सब इसमें पहुंच जाएंगे अपने, ठीक है। तो इस चीज को अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो। दूसरा पॉइंट इसमें कुछ प्रमुख कि पहली बार इसमें हमें निर्वाचन पद्धति के बारे में दिखाई देता है। तो याद रखना, इस प्रश्न में व्यक्ति काफी कंफ्यूज होता है कि निर्वाचन पद्धति सबसे पहले किस एक्ट के तहत दिखाई दी जाती है। तो देखो, निर्वाचन पद्धति सबसे पहले दिखाई दी जाती है वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में दिखाई दी जाती है, क्योंकि इसी समय जो कलकत्ता से सदस्य चुने जाते थे, कलकत्ता से जो काउंसिल में सदस्य चुने जाते थे, या फिर कलकत्ता से जो सदस्य चुनकर संसद में आते थे या फिर सदन में आते थे, वो कलकत्ता चेंबर्स हाउस के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर पहली बार निर्वाचन पद्धति के साक्ष्य कहां पर मिले, तो हमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम में निर्वाचन पद्धति के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था कभी कभी प्री के हिसाब से कि निर्वाचन पद्धति पहली बार किस एक्ट में आई। तो किस एक्ट में आई, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में आई। कुछ लोग बोलते हैं 1909 में आई, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि 1909 में क्या बात कही गई। तो सबसे पहले निर्वाचन पद्धति के प्रमाण कहां मिले, मतलब किस एक्ट में दिखाई देता है, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में हमें निर्वाचन पद्धति के बारे में पता चलता है, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा प्रमुख ये है, तीसरे पॉइंट में हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब बंगाल एवं मद्रास की जो प्रांतीय विधान परिषदों की जो संख्या थी उनमें क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। बंगाल मद्रास के प्रांतीय विधान परिषदों में वृद्धि कर दी गई। संयुक्त प्रांत की जो विधान परिषद थी उसमें भी क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो इसी एक्ट के तहत इन दोनों में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। बात करें संयुक्त प्रांत की तो 15 सदस्य कर दिए गए, और बंगाल मद्रास प्रांत की तो 22 सदस्य कर दिए गए इसमें, ठीक है। तो इनकी जो विधान परिषदें थी तो उनका भी विस्तार हो रहा था, प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार हो रहा था, तो इस बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट के बारे में बात करें तो इस एक्ट की एक प्रमुख विशेषता थी कि अब व्यक्ति जो सदन के अंदर जो भीतर जो व्यक्ति बैठते थे या फिर जो विपक्ष में बैठते थे या जो भी सदन में व्यक्ति बैठते थे, उसमें अब व्यक्ति को किसी भी कानून पर या फिर किसी भी विधि पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। जैसे कि मान लो संसद में कोई बिल आया है, तो सदन में कोई बिल आया है, तो उससे हम उसके बारे में हमें कुछ जानना है, तो उसके बारे में हमें प्रश्न पूछने का अधिकार जो दिया गया था वो इस एक्ट में दिया गया था। लेकिन इस एक्ट में दिया गया था, लेकिन जो प्रश्न हमें पूछना है उसकी जो जानकारी वो वहां के हेड को, सदन के हेड को 7 दिन पहले देनी पड़ेगी। मतलब 7 दिन पहले हमें ये जानकारी देनी पड़ेगी कि हमें उससे कौन सा सवाल पूछना है, और यदि अध्यक्ष हमें मना कर दे तो वो प्रश्न हम नहीं पूछ सकते, और यदि वो हाँ कर दे तब हम 7 दिन के बाद उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो ये इसमें बात कही गई थी प्रश्न के लेकर। अगली बात इसी में कि लेकिन आप प्रश्न तो पूछ सकते हो, प्रश्न तो आप पूछ सकते हो, लेकिन उस पर आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। कौन सा, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, इस बात को ध्यान रखना। अनुपूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न मतलब ये कि आपने मतलब किसी मंत्री से आपने कोई प्रश्न पूछ लिया कि सर आपने इसमें इतना इतना अमाउंट दिया है, ये क्या है, तो उसने यदि हमें एक बार जवाब दे दिया उस बात का, तो हम उससे रिप्लाई में द्वारा कोई प्रश्न के बारे में नहीं पूछ सकते। मतलब यह है कि हमें केवल एक ही बार प्रश्न का पूछने का अधिकार है, और ये प्रश्न कुछ सीमित विषय ही थे, ऐसा नहीं कि अनंत शक्ति थी इस वाली बात पे। कुछ सीमित प्रश्न ही, कुछ सीमित बातें ही पूछ सकता था इस वाले बारे में, ठीक है।
तो इस बारे में हमें क्या है जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चौथे पॉइंट में हमने याद कर लिया कि प्रश्न पूछने की शक्ति किसमें दी गई, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। अनुपूरक प्रश्न की शक्ति इसमें नहीं दी गई थी, ये बारी बात में हमें इसमें जानना पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने इसमें पढ़ी, क्या पढ़ी इसके बारे में चलते हैं कि 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम में था उसमें सबसे पहले जो केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या थी, जो अन्य सदस्य थे वो 10 से बढ़ाकर 16 कर दिए गए। ठीक है, और जो अन्य जो वायसराय परिषद थी उसमें 9 सदस्य हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 25 सदस्य हो गए। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि निर्वाचन पद्धति पहली बार इसी में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता से जो कलकत्ता चैम्बर्स बोर्ड के द्वारा जो सदस्य चुनकर जो सदन में भेजे जाते थे, इस कारण पहली बार निर्वाचन पद्धति दिखाई देती है। याद रखना, ये पहली बार सीएलसी के अंदर निर्वाचन पद्धति दिखाई दी जाती है। याद रखना इस चीज को कि केंद्रीय विधान परिषद के अंदर पहली बार निर्वाचन पद्धति कहां दिखाई दी जाती है, तो 1892 में, क्योंकि वो जो सीएलसी के जो सदस्य थे कलकत्ता चैम्बर्स बोर्ड के द्वारा वही नियुक्त करते थे इन सदस्य। तो इस चीज को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत के सदस्यों में जो विधान परिषद थी उनमें क्या कर दी गई, थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई। इनमें 22 कर दिया गया, यहाँ पर 15 कर दी गई। प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछने के लिए आपको 7 दिन पहले अध्यक्ष को जवाब प्रश्न की बात बतानी पड़ेगी। यदि वो मंजूरी देता है तब आप जाके इसको प्रश्न पूछ सकते, लेकिन प्रश्न भी कैसे हो सकते थे, सीमित हो सकते थे। ठीक है, तो ये बात हमें इसमें जाननी पड़ेगी। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अब हम अगले अपने एक्ट की तरफ चलते हैं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हम इस वाली बात को क्यों बोलते हैं, इस बारे में बात में हम जानते हैं। इस टाइम पे जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे या फिर राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे वो वायसराय थे हमारे भारत के। ठीक है, तो हमें जानना पड़ेगा कि सुधार शब्द यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे भारत में एक राष्ट्रीय तौर पर एक विद्रोह होने लग गया था, जिस कारण उनमें गुस्सा फूट रहा था जो बंगाल का उन्होंने विभाजन किया था। तो लोगों में क्या है, एकजुटता बढ़ रही थी, जिस कारण इनमें फूट डालने के लिए, इस राष्ट्रीय विद्रोह को कुचलने के लिए 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार लेके आया है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ बातें कही गई, उस बातों के बाद हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपने सीएलसी के बारे में चलेंगे, इस चीज को याद रखना। सबसे पहले हम सीएलसी के बारे में चलेंगे। सीएलसी में अब जो सदस्य 25 थे, अब उन्हें बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 60 सदस्य कर दिए गए। याद रखना, अब उन्हें बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिए गए, मतलब बहुत बड़ी अब अपने सदन में क्या हो गई, संख्या हो गई, 60 कर दिए गए। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई कि इसमें 27 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, और 33 जो होंगे वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। इस चीज को याद रखना, इसमें 27 निर्वाचित होंगे और 33 क्या होंगे, इसमें मनोनीत होंगे। ठीक है, ये पहली इसमें बात कही गई सीएलसी के बारे में। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या कही गई, महत्वपूर्ण बात, इस बारे में चलते हैं। तो दूसरी बात इसमें कही गई, इस चीज के बारे में थोड़ा और देखना कि 60 सदस्य जो हो गए थे और 9 सदस्य जो वायसराय परिषद थे, इस प्रकार से टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई सदन में, तो 69 हो गई थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। दूसरे पॉइंट के बारे में हम यदि चलें, तो दूसरे पॉइंट में सबसे पहली बात यह है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में हमने ये देखा था कि हमें केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन अब हमें इस वाले एक्ट में अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया था, और ये अब हमें काफी स्वतंत्रता मिल गई थी कि हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब सीमित विषय थे, अब बहुत सारे विषय इसमें आ गए थे। ठीक है, बजट संबंधी विषय भी इसमें आ गए थे। ठीक है, बजट संबंधी विषय भी इसमें आ गए थे, इस वाली बात को हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले इसके तथ्य के बारे में चलें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जब कि फूट डालने के लिए 1905 की जो राष्ट्रीय विद्रोह जो चल रहा था, उसमें फूट डालने के लिए, एक विद्रोह को कुचलने के लिए एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति
पद्धति लागू की गई जो केवल और केवल मुस्लिमों के लिए थे, जो केवल और केवल मुस्लिमों के लिए ही था। इसमें हमें ये जानना पड़ेगा कि मुस्लिमों को जो उन्होंने पृथक निर्वाचन पद्धति दी, पृथक निर्वाचन मंडल जो दिया था मुस्लिमों के लिए ही था केवल। इसमें यह बात कही गई थी कि सीएलसी में भी मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी और विधान परिषदों में भी मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी, ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है, और जो सीटें आरक्षित रहेंगी उन पर वोट डालने का अधिकार या फिर मत देने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम जनसंख्या को या फिर मुस्लिम संख्या को ही होगा। तो इसमें यह महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि अब मुस्लिम ही मुस्लिमों को वोट डालेंगे और कुछ सीमित जो सीटें थी वो दोनों उसमें इन्होंने क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी। ठीक है, तो इस बारे में हमें ये जानना पड़ा। ठीक है, बाकी इसमें यह कहा गया कि जो बंगाल था, बंगाल की विधान परिषदों में भी क्या की गई, वृद्धि की गई। बंगाल की प्रांतीय विधान परिषदों में भी वृद्धि की गई, समतंग 55 कर दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे इनमें क्या हो रही थी, वृद्धियां हो रही थी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कि वायसराय परिषद में, वायसराय परिषद में पहली बार, वायसराय परिषद में पहली बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया। वायसराय परिषद में पहली बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया और वायसराय परिषद में जो पहले व्यक्ति थे जो भारतीय थे उनका नाम था एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा। तो वायसराय परिषद में पहली बार भारतीय को जो वायसराय परिषद में जो शामिल हुआ उनका नाम क्या था, एसपी सिन्हा था। किस एक्ट के तहत, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। ये वाली मुख्य बातें कही गई। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और इसमें एक कथन था, इसमें मार्ले मिंटो सुधार में एक कथन था इस वाले में कि इसमें जो मार्ले थे उन्होंने मिंटो से एक बात कही थी, उन्होंने मार्ले ने मिंटो से एक बात कही थी इस एक्ट के तहत, क्योंकि इन्होंने जो निर्वाचन पद्धति दी थी उसके बारे में एक बात कही गई थी कि हम नागदंत के बीज बो रहे हैं, हम नागदंत के बीज बो रहे हैं और यह केवल हमें जहरीली फसल ही दे सकती है। इसका मतलब ये था कि हम भारत में सांप्रदायिकता फैलाने लगे हैं और हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये है कि इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये नाक के बीज बो रहे हैं और नाक के बीज में, नाक के जो दांत होते हैं उनमें जहर होता है, तो ये हमें क्या दे सकती है, केवल जहरीली फसल ही दे सकती है। ये कथन था हमारे भारत सचिव मार्ले का। किससे कहा था, मिंटो से। वो उस टाइम पे क्या थे, वायसराय थे। तो हमने इन दोनों एक्टों के बारे में आज बात की, इन एक्टों में कि 1909 के एक्ट में क्या बातें कही गई थी, इस बारे में एक्ट में हमें जानना पड़ेगा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या बातें कही थी, इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए 2 एक्ट काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भारत के 1919 और 1935 के अधिनियम को समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने भारत के संवैधानिक विकास की आगे की ओर कि फिर क्या क्या हमारे सदन में कौन क्या बने थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।